Hello everyone. In this particular video, I will discuss about the vulva formation in C. elegans. तो जो vulva formation in C. elegans है CSIR नेट और गेट के जो है सिलेबस में है। यहाँ से आपको लगभग में भी सारे एग्जाम में आपको 1 to 2 क्वेश्चन जो है पार्ट बी और सी मिला के आपको पूछे जाते हैं। तो हम नॉर्मली इसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ कि C. elegans केस में vulva formation कैसे होता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में एक एक पॉइंट करके। आप जितने भी एक एक पॉइंट है आप माइंड में रखिएगा, इतने से आपका जो एग्ज़ाम में पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो पहले इसके बारे में कुछ जनरल पॉइंट हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो C. elegans है, नॉर्मली C. elegans की हम बात करें तो ये आपको एक फ्री लिविंग के फार्म मिलता है। क्या होता है? फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यह नॉन पैरासाइट की कैटेगरी में आता है। नॉन पैरासाइट मतलब कोई हार्मफुल इफेक्ट इसका नहीं आता ह्यूमन बीइंग पे। और यह जो एक सॉयल निमेटोड है, सॉयल निमेटोड मतलब आप लोग जानते होंगे जो सॉयल में पाया जाने वाला सॉयल निमेटोड है। और इसकी हम लेंथ की बात करें तो लेंथ इसका बहुत ही शॉर्ट लेंथ होती है, जो नॉर्मली जो 1 mm तक पाई जाती है, आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ यदि हम इसके सेक्सुअल आर्गन की बात करें तो यहाँ इस केस में जो हर्माफ्रोडाइट कैटेगरी में आता है। आप समझिए हर्माफ्रोडाइट मीन्स होता है जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे उसका मेल सेक्सुअल आर्गन और फीमेल सेक्सुअल आर्गन जो है एक ही ऑर्गेनिज्म पर पाया जाता है, तो उसे हम जो है हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो यह जो C. elegans है ये आपको हर्माफ्रोडाइट कैटेगरी में जो है पाया जाता है। और यहाँ जो इसके हम सोमैटिक सेल्स की बात करें, इसके बॉडी में जो टोटल नंबर ऑफ सोमैटिक सेल्स होती हैं वो होती है 959। टोटल नंबर ऑफ इतना जो सोमैटिक सेल्स पाई जाती हैं। और यह पर्टिकुलर जो है एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। क्या होता है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कैटेगरी में आता है। और यहाँ यदि हम टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम की बात करें तो आपको जो टोटल नंबर ऑफ 6 क्रोमोजोम जो है नॉर्मली आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो नॉर्मल पॉइंट्स है ये सब माइंड में रखिएगा, यहाँ से भी आपको पार्ट बी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ यदि हम टोटल नंबर ऑफ जीन्स की बात करें, जो C. elegans है, यदि यहाँ हम टोटल नंबर ऑफ जीन्स की बात करें कितना पर्टिकुलर टोटल नंबर ऑफ जीन्स पाया जाता है, तो जो जिसका जो नंबर अराउंड होता है 18,000 to 20,000, मतलब 18,000 से 20,000 के बीच में यहाँ जो है नंबर ऑफ जीन्स जो है प्रेजेंट होते हैं। यहाँ जो C. elegans होता है, C. elegans कहते हैं, यदि इसके हम स्पर्म की बात करें तो इसका जो स्पर्म होता है वो है विदाउट एक्रोजोम और टेल। यहाँ इसके स्पर्म में आपको एक्रोजोम भी नहीं देखने को मिलेगा और यहाँ टेल भी नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए इसका जो पर्टिकुलर स्पर्म होता है वो अमीबॉयड स्पर्म की कैटेगरी में आता है। अमीबॉयड इसलिए क्योंकि जो इसका जो आकार जो कुछ अमीबा टाइप होता है। यहाँ आपको जो कोई क्लियर कट नहीं आपको एक्रोजोम देखने को मिल सकता है, नहीं आपको टेल देखने को मिलती है। तो इसीलिए जो है अमीबॉयड स्पर्म के कैटेगरी में इसका जो है आता है। यदि यहाँ हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, यदि जो फर्टिलाइजेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ जो नॉर्मली जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन का इंटरनली यहाँ जो आपको फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, क्योंकि दोनों मेल और फीमेल सेक्सुअल आर्गन एक ही पाए जाते हैं, तो भी इसलिए इंटरनल होगा। और यहाँ जो मियोटिक डिवीजन होता है इवन बिफोर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मतलब जो प्राइमरी oocyte स्टेज होता है जिसे हम फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कहते हैं, इसके पहले यहाँ जो है फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है और हो जाता है। और इसके बाद यहाँ क्या होता है? इसके बाद होता है एट मिड वेंट्रल पोजीशन। इस जो पर्टिकुलर C. elegans है इसकी मिड वेंट्रल पोजीशन पे आपको जो है वल्वा प्रेजेंट मिलता है। कहाँ होता है? मिड वेंट्रल पोजीशन पे होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। मिड वेंट्रल पोजीशन पे आपको वल्वा प्रेजेंट होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एग लेइंग एंड कॉपुलेशन, ये जो होता है वल्वा जो होता है एग लेइंग और कॉपुलेशन दोनों में इसको जो है हेल्प करता है। इसके बाद यहाँ जो यदि एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें, पर्टिकुलर यहाँ जो आपको एम्ब्रियोजेनेसिस देखने को मिलेगा उसका जो लेंथ होता है बहुत ही शॉर्ट लेंथ होता है। रफली यदि हम इसको काउंट करें तो आपको 16 आवर्स में इसका जो एम्ब्रियोजेनेसिस आपको कंप्लीट हो जाएगा। यही शॉर्ट टाइम, इसका वेरी शॉर्ट टाइम में एम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है, इसीलिए इसको हम पर्टिकुलर एक आइडियल कैंडिडेट मानते हैं फॉर द डेवलपमेंटल स्टडीज़। क्योंकि जब भी आप डेवलपमेंटल की स्टडीज़ करेंगे तो आपको जो है एम्ब्रियोजेनेसिस छोटा पीरियड का चाहिए, ना कि आप कोई रिसर्च करें तो उसका 1 मंथ का जो है एम्ब्रियोजेनेसिस पीरियड है तो आप उतने टाइम तक वेट करें। नहीं, आपको चाहिए कि एक आइडियल कैंडिडेट हो जिसका जो है वेरी शॉर्ट रफली आपको बहुत कम लेंथ की जो है आपको एम्ब्रियोजेनेसिस मिले। तो यहाँ जो इसकी पर्टिकुलर एम्ब्रियोजेनेसिस का जो पीरियड होता है वो होता है 16 आवर्स। 16 आवर्स में यहाँ आपको जो है इसकी एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट हो जाती है। अब बात करेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस फार्मेशन। अब यहाँ जो होता है पर्टिकुलर इंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस का फार्मेशन कैसे होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए
यहाँ जो पर्टिकुलर एंटीरियर और पोस्टीरियर जो पोलैरिटी आपको देखने को मिलती है डिटरमाइंड बाय 2 फैक्टर, उसके लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कैसे आप बता पाएंगे कि जब इसका डेवलपमेंट हो रहा है तो इसके पर्टिकुलर जो इम्ब्रियो बना उसमें आपको एक पर्टिकुलर, कैसे आप बता पाएंगे कि एक पर्टिकुलर रीजन जो एंटीरियर है या दूसरा जो पर्टिकुलर रीजन है वो पोस्टीरियर, तो उसके लिए जो है वो 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। उसमें जो फर्स्ट फैक्टर या पहला फैक्टर जो है वो है द एंट्री ऑफ स्पर्म प्रोवाइड पोस्टीरियर साइड, जहाँ पर्टिकुलर जिस पोजीशन पे दी स्पर्म की एंट्री हो गई, मान लीजिए एग है और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे दी स्पर्म की एंट्री हो गई तो यहाँ जो पर्टिकुलर पोजीशन है उसको हम जो पोस्टीरियर साइड जो कंसीडर कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस आफ्टर फर्टिलाइजेशन बाद इसी पोजीशन पर आपको जो है मेल प्रोन्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो पहला फैक्टर क्या है, जैसे एग्जाम में पूछा जाए कि नहीं सी एलिगेंस के केस में जो है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन में 2 फैक्टर पाए जाते हैं, उसमें आपको दोनों फैक्टर का नाम पूछे। तो जो पहला फैक्टर होता है आप बताएंगे वहाँ कि एंट्री ऑफ स्पर्म प्रोवाइड पोस्टीरियर साइड, मतलब एंट्री ऑफ स्पर्म, जिस पर्टिकुलर साइड स्पर्म की एंट्री होगी वह पर्टिकुलर साइड जो है पोस्टीरियर साइड कहलाता है और उसके जो अपोजिट वाला होगा वो देन एंटीरियर हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई आपको। पहला पॉइंट जो है एंट्री ऑफ स्पर्म साइड है। अब यदि हम दूसरे की बात करें, जो दूसरा पर्टिकुलर फैक्टर है वो क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, इन अनफर्टिलाइज एक राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, जब इसका फर्टिलाइज एक जो एग होता है जब अनफर्टिलाइज होता है, मतलब जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसमें एक राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन होती है। क्या होती है, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, जिसे पी प्रोटीन कहते हैं। समझिए जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, अनफर्टिलाइज एग है, तो इसमें जो पी प्रोटीन होता है, क्या होता है, पी प्रोटीन है, इसी को पी पार्टिकल कहते हैं या पी ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं, आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये क्या होता है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनिफॉर्मली, पूरे एग में इसका जो आपको जो मिलेगा पोजीशन यूनिफॉर्मली, मतलब हर जगह एक समान जो कंटेंट में उपलब्ध रहेगी, पी पार्टिकल या पी ग्रेन्यूल। फिर क्या होता है, देखिए हाउ एवर द स्पर्म एंट्री इनिशिएट द साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, therefore p granules locate one side of the egg that become posterior side and another anterior side। अब देखिए समझिए, जब तक एग, ध्यान सुनिए, जब तक एग में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, जब तक अनफर्टिलाइज, ये जो पी प्रोटीन या पी पार्टिकल होता है या ग्रेन्यूल, इसका आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो यूनिफॉर्मली पूरे एग में आप कहीं भी देखेंगे वहाँ आपको जो पी प्रोटीन प्रेजेंट मिलेगा। और जैसे ही स्पर्म का एंट्री हुआ, क्या हुआ, जैसे ही स्पर्म एंट्री हुआ उसके एंट्री होते ही साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट देखने को मिलेगा। और वो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट किसका देखने को मिलेगा, वो पी ग्रेन्यूल का। वो जो पर्टिकुलर पी ग्रेन्यूल्स है वो लोकेट कर जाएगा एक साइड पर, वो जिस पर्टिकुलर साइड पर लोकेट करेगा एक दैट बिकम पोस्टीरियर साइड। जैसे मान लीजिए यह एक एग है और क्या किया, स्पर्म जो आपको यहाँ जो एंटर किया, तो जैसे यहाँ स्पर्म एंटर करेगा तो जो सारी पी प्रोटीन हो, सारी जो पी प्रोटीन हो वो आपको जो है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो है जो आपको एक्यूमुलेट कर जाएंगे, एकत्र हो जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन को मानते हैं पोस्टीरियर पोजीशन हो जाता है। और इसके जस्ट अपोजिट वाला क्या होगा, वो जो हो जाएगा वो एंटीरियर पोर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटीरियर पोर्शन। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जैसे स्पर्म, देखिए स्पर्म का एंट्री हुआ उस पार्ट को हम पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं, उसके अपोजिट को एंटीरियर। अब पोस्टीरियर क्यों कहें हम, जैसे कोई तो रीजन होगा क्यों पोस्टीरियर हो गया, तो उसके पीछे जो बायोकेमिकल जो मैकेनिज्म वो यही है। जो पी पार्टिकल या पी ग्रेन्यूल्स होता है, आपको जब एक फर्टिलाइज नहीं हुए रहता है तो उसके पहले जो होता है अनफर्टिलाइज एग में जो पी ग्रेन्यूल या पी पार्टिकल होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको यूनिफॉर्मली मिलेगा, सारे एग में आपको समान कंटेंट मिलेगा। जहाँ जिस पर्टिकुलर पोजीशन पर स्पर्म की एंट्री हुई साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है पी ग्रेन्यूल्स का, और उसी पर्टिकुलर पोजीशन पर जो है पी ग्रेन्यूल अपने आप को जो है एक्यूमुलेट कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर साइड। पोस्टीरियर साइड, इसीलिए उसको हम पोस्टीरियर साइड बोलते हैं। और उसके जस्ट अपोजिट वाले को हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर साइड। देखिए यहाँ आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए मान लीजिए यह एक जो है अनफर्टिलाइज्ड एग है, सपोज दैट दिस इज अनफर्टिलाइज्ड एग। यहाँ आप देख सकते हैं जो पी ग्रेन्यूल्स है, जो रेड कलर से दिखाया पी ग्रेन्यूल्स, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, देखिए हर जगह जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ आपको जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस भी देखने को मिल सकता है। ये जो पी ग्रेन्यूल होता है इसको हम राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन भी बोलते हैं। अब समझिए
जैसे देखिए ये अनफर्टिलाइज एग में क्या था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे ही स्पर्म का एंट्री हुआ, देखिए दिस इज स्पर्म, और जैसे ही स्पर्म का एंट्री यहाँ होता है, जैसे ही एंट्री होता है, ये जो पी प्रोटीन हो, पी प्रोटीन टोटल जो है अपने आप को जहाँ स्पर्म इंटर किए रहता है वहाँ एक्यूमुलेट कर लेती हैं। तो जैसे वहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है उस पर्टिकुलर पोजीशन को बोलते हैं पोस्टीरियर पोजीशन, और उसके अपोजिट वाले को कहते हैं एंटीरियर पोजीशन। देखिए ए से एंटीरियर, पी से पोस्टीरियर हम डिस्क्राइब कर दिए हैं, तो उसको अपोजिट वालों के एंटीरियर कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, यदि कभी एग्जाम में पूछा जाए कि नहीं पी प्रोटीन, जो पी ग्रेन्यूल या पी प्रोटीन या पी राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन जो है उसका कंटेंट आपको अनफर्टिलाइज्ड एग में क्या मिलेगा, यूनिफॉर्मली या अकुमुलेटेड मिलेगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जब तक एग फर्टिलाइज नहीं होता तब तक उसका जो आपको लोकेशन मिलेगा वो यूनिफॉर्मली मिलता है। जब स्पर्म की एंट्री हो जाती है तब जो है आपको वो पोस्टीरियर पोजीशन, जहाँ स्पर्म एंट्री करता है वहाँ जो है उसका जो पी प्रोटीन आपको दिखने को मिलेगा वहाँ। देखिए अभी तक हम क्या बात किए, अभी तक हम बात की इंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन का। अब हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ डार्सल वेंट्रल एक्सिस। क्या बात करेंगे, डार्सल और वेंट्रल। देखिए अभी तो हम इंटीरियर पोस्टीरियर की बात किए, अब हम बात करेंगे डार्सल वेंट्रल की, कि डार्सल वेंट्रल कैसे यहाँ फॉर्मेशन होता है। देखिए आप ध्यान से एक एक पॉइंट ध्यान से समझिए, सब समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। देखिए होता क्या, आफ्टर द फर्टिलाइज, मेरा एक एक पॉइंट आप ध्यान में दीजिए। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द फर्स्ट क्लीवेज इज एसिमेट्रिकल। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जब क्लीवेज की बारी, जो फर्स्ट क्लीवेज होता है उसके एम्ब्रियो में, जब फर्स्ट क्लीवेज होता तो क्या होता, वो होता है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में जब एक सेल डिवाइड करती दो सेल में, एसिमेट्रिकल मतलब एक छोटा सेल होगा एक बड़ा सेल होगा। यदि इसी को हम सिमेट्रिकल बोलते हैं, दोनों समान साइज की जो है सेम साइज के सेल मिलती। तो यहाँ जो फर्स्ट क्लीवेज है, इसका जो फर्स्ट क्लीवेज है वो क्या है, वो है एसिमेट्रिकल। जब एसिमेट्रिकल हुआ तो ऑब्वियसली एक आपको जो लार्जर सेल मिलेगी, एक स्मॉलर सेल। देखिए यहाँ जब आपको एसिमेट्रिकल हुआ तो इसके बाद हुआ क्या, प्रोवाइड लार्जर फाउंडर एबी सेल। यहाँ एक लार्जर सेल आई, क्या आएगी, एक लार्जर सेल आई। तो लार्जर सेल को हम क्या कहते हैं, लार्जर फाउंडर एबी सेल, उसको हम फाउंडर एबी सेल बोलते हैं। और जो स्मॉलर सेल आई, जो छोटी साइज की जो सेल आई, उसे स्मॉलर स्टेम सेल, उसे हम P1 कहते हैं। समझ में आया आपको। यहाँ क्या फर्स्ट क्लीवेज एसिमेट्रिकल हुआ, यहाँ आपको दो साइड की, एक लार्जर फाउंडर एबी सेल मिलेंगी और दूसरी जो स्मॉलर स्टेम सेल P1 मिलेंगी। अब देखिए ये तो फर्स्ट क्लीवेज था। अब देखिए जब सेकेंड क्लीवेज होता है, तो अब सेकेंड क्लीवेज में क्या होता है, जब सेकेंड क्लीवेज की टाइम आएगा तो इसी जो एक लार्जर फाउंडर एबी सेल है और स्मॉलर स्टेम सेल है, इनका अब डिवीजन होगा। अब ये दो सेल जो है 4 सेल में डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए अब होता क्या है, जब सेकेंड क्लीवेज आया होगा तो वहाँ क्या होता है, अकर्स डिफरेंटली, यहाँ डिफरेंट होता है। यहाँ के जो फाउंडर एबी सेल हम बताएं, जो फाउंडर एबी सेल है फॉलो सिमेट्रिकल क्लीवेज। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, जो फाउंडर एबी सेल है, क्या है, जो फाउंडर एबी सेल है वहाँ आपको जो सिमेट्रिकल जो है सिमेट्रिकल क्लीवेज देखने को मिलेगा। सिमेट्रिकल क्लीवेज मतलब जो एबी सेल है यहाँ आपको सिमेट्रिकल मिलेगा। तो यहाँ से जो दो जो है वो सेम साइज की आपको सेल मिलेंगी। टू प्रोवाइड अनेदर 2 फाउंडर सेल। अब इसके बाद क्या हुआ, जब AB में 2 सिमेट्रिकल डिवीजन हुआ तो यहाँ आपको 2 फाउंडर सेल मिली। फाउंडर सेल तो एक जो सेल मिला उसको हम बोल दिए AB.A और दूसरा जो सेल मिला उसको हम बोल दिए AB.P। क्या हुआ, एक जो यहाँ एक फाउंडर सेल थी AB, जब उसमें सिमेट्रिकल क्लीवेज हुआ 2 सेल मिला। 2 सेल में जब 2 सेल आया तो इसको कहते हैं ABA और एक को कहते हैं ABP। तो आपको यहाँ जो है 2 सेल मिला। अब देखिए अब तो फाउंडर सेल की बात थी। अब जब स्टेम सेल, जो स्मॉलर स्टेम सेल है, जब वहाँ डिवीजन की बारी आती है तो वहाँ क्या होता है, एसिमेट्रिक डिवीजन होता है। एसिमेट्रिक डिवीजन तो ऑब्वियसली एक छोटी सेल्स मिलेगी एक बड़ी सेल्स मिलेगी। तो यहाँ जो बड़ी सेल्स मिली उसको कहते हैं लार्जर फाउंडर EMAS सेल्स। क्या बोलते हैं, लार्जर फाउंडर EMAS सेल। और जो स्मॉलर जो छोटी सेल्स मिली उसको जो होते हैं स्टेम सेल P2। मतलब समझिए जैसे जो P थी, जो P1 सेल थी, यदि P1 में क्या हुआ, यहाँ भी आपको एसिमेट्रिक डिवीजन हुआ तो यहाँ एक सेल्स मिली जिसे बोलते हैं लार्जर फाउंडर EMAS सेल्स।
और जो दूसरी स्मॉलर सेल मिली उसको बोलते हैं स्मॉलर स्टेम सेल, इसको मतलब P2। तो यहाँ आपको याद क्या करना, यहाँ जो सी एलिगेंस फर्स्ट क्लीवेज होता है वो एसिमेट्रिक होता है, वहाँ आपको लार्जर फाउंडर ए बी सेल, स्मॉलर सेल जो P1 मिलती है। इसके बाद जब सेकेंड क्लीवेज होता है तो सेकेंड क्लीवेज केस में आपको जो फाउंडर ए बी सेल होती है, लार्जर फाउंडर ए बी सेल, उसमें आपको सिमेट्रिक डिवीजन मिलेगा, वहाँ दो सेम साइज की सेल्स आएंगी जिसे ए बी ए और ए बी पी बोलते हैं। और जो इसके अलावा जो स्मॉलर स्टेम सेल P1 था तो वो भी डिवाइड करेगा उसी साथ। तो स्मॉलर स्टेम सेल जो P1 होता है उसमें जब डिवीजन होता है तो वहाँ आपको लार्जर फाउंडर EMS सेल देखने को मिलेगी, और जो दूसरा सेल आएगी वो आएगी स्मॉलर स्टेम सेल। देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए अब यहाँ होता क्या है, द पोजीशन ऑफ ABP प्रोवाइड डार्सल साइड। अब जो यहाँ जो ABP सेल्स आई, देखिए जो AB लार्जर फाउंडर AB सेल जब सेकेंड क्लीवेज हुआ तो वहाँ जो ABP आया है वो क्या करेगा, वो प्रोवाइड करता है डार्सल साइड। वाइल इसके अलावा जो EMS सेल जो P1 से पर्टिकुलर EMS सेल्स आ रही है, EMS सेल क्या करेगी, वो जो है प्रोवाइड सेंट्रल पोलैरिटी, जो है वो आपको सेंट्रल पोलैरिटी प्रोवाइड करती है। अब देखिए इसी के यदि आप फिगर में देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए क्या हुआ, शुरू में क्या था, ए एम्ब्रियो था, जैसे इसमें फर्स्ट डिवीजन हुआ था, फर्स्ट डिवीजन हम क्या बताए, फर्स्ट डिवीजन क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा। जब एसिमेट्रिक हुआ तो क्या हुआ, लार्जर फाउंडर ए बी सेल आपको मिली, स्मॉलर स्टेम सेल P1 मिला। देखिए आपको फिगर में भी ए बी जो बड़ी सेल दिख रही है, P1 जो छोटी सेल। तो ये फर्स्ट डिवीजन हुआ था, यहाँ क्या हुआ, एसिमेट्रिकल डिवीजन हुआ था। क्या हुआ था, एसिमेट्रिकल डिवीजन हुआ था, एसिमेट्रिकल। अब देखिए तो फर्स्ट क्लीवेज, जब सेकेंड क्लीवेज हुआ तो सेकेंड क्लीवेज के टाइम क्या हुआ, यहाँ जो लार्जर फाउंडर ए बी सेल है यहाँ आपको सिमेट्रिक डिवीजन मिलेगा देखने के लिए, सिमेट्रिकल डिवीजन मिला। इसके बाद क्या मिला आपको, देखिए यहाँ आपको फाउंडर ए बी सेल, फाउंडर ए बी डॉट ए सेल मिला, और दूसरी क्या होती है फाउंडर ए बी डॉट पी सेल्स मिला, मतलब ए बी पी दो सेल मिला। और इसके बाद देखिए जो दूसरी सेल P1 थी, P1 भी डिवाइड की, P1 डिवाइड की तो P1 में क्या मिला, P1 में एसिमेट्रिक डिवीजन होगा। तो एसिमेट्रिक डिवीजन होगा तो P1 जो एक लार्जर फाउंडर EMS सेल्स बनता है और एक बनता है स्मॉलर स्टेम सेल P2। तो अब देखिए अब जब डिवीजन हो गया तो यहाँ जो लार्जर फाउंडर AB सेल है इसके द्वारा जो ABP आ रहा है, ABP सेल जिस साइड एम्ब्रियो में रहेगा उसको हम बोलते हैं डार्सल साइड, और उसके जस्ट अपोजिट वाले को हम बोलते हैं वेंट्रल साइड। ये हो गया। और जो EMS होता है, EMS सेल जो है सेंट्रल पोलैरिटी प्रोवाइड करती है। क्या करती है, वो सेंट्रल पोलैरिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ तक समझ में आएगा, आप इसको जो लिख के रिवाइज कर लिए तभी समझ में आए, क्योंकि एग्जाम पूछता है, वो पार्ट सी में आपको पूछ देगा फर्स्ट डिवीजन एसिमेट्रिक होता है सिमेट्रिक होता है, यहाँ आपको जो कंफ्यूज करेगा, लेकिन बहुत क्लियर कट है। आप थोड़ा सा इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जो याद रहेगा। फर्स्ट डिवीजन जो होता है एसिमेट्रिकल होता है, AB P1 बना है। इसके बाद सेकेंड डिवीजन में जो AB फाउंडर सेल है उसमें सिमेट्रिक डिवीजन होता है, जैसे ABA ABP सेल्स आई, और जो स्मॉलर स्टेम सेल P1 है उसमें जो एसिमेट्रिक डिवीजन होता है, तो उसके जो बाद आपको EMS लार्जर फाउंडर EMS सेल्स और स्मॉलर स्टेम सेल्स P2 सेल्स जो आपको मिलेंगी। अब देखिए, अब इसके बाद हम बात करेंगे आइडेंटिटी ऑफ ब्लास्टोमियर। जब यहाँ ब्लास्टोमियर बन गया तो इसकी आइडेंटिटी के बारे में भी बात करेंगे, ब्लास्टोमियर की आइडेंटिटी क्या होती है। देखिए यहाँ आप ध्यान समझिए, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सी एलिगेंस बोथ कंडीशनल एंड ऑटोनॉमस बिहेवियर इज ऑब्जर्व। अभी देखिए हम कंडीशनल ऑटोनॉमस की बात करें, अभी आपको जो है वीडियो कंप्लीट होने तक आप बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस परिप्रेक्ष्य में बात किया गया है। देखिए होता क्या, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सी एलिगेंस आपको कंडीशनल कंडीशनल और ऑटोनॉमस बिहेवियर दोनों देखने को मिल सकता है। देखिए होता क्या है, यहाँ जो फाउंडर सेल है, फाउंडर सेल का जो बिहेवियर होता है कंडीशनल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसको याद करिए, एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा भी गया है। जो फाउंडर सेल होती है, फाउंडर सेल का बिहेवियर क्या होता है, ये होता है कंडीशनल, और जो स्टेम सेल होती है उनका बिहेवियर क्या होता है, ऑटोनॉमस होता है। अब देखिए फाउंडर सेल में हम कौन कौन सा बताया आपको, जो AB है, AB क्या थी, फाउंडर सेल थी। AB के बाद इसमें दो सेल बनी थी, क्या बनी थी, ABA और दूसरी ABP, AB दोनों जो फाउंडर सेल हो गई। इसके बाद जो P1 सेल था, P1 क्या था, स्टेम सेल है। जब P1 का डिवीजन हुआ तो यहाँ जो EMS सेल आई,
जो EMAS ये भी फाउंडर सेल है, एक कंडीशनल फॉलो करेगी। और यहाँ जो P2 आया, P2 जो स्टेम सेल है ये जो है ऑटोनॉमस बिहेवियर फॉलो करेगा। अब देखिए अब इसका क्या बेनिफिट है, यहाँ जो फाउंडर सेल जो कंडीशनल जो फॉलो कर रही है या स्टेम सेल जो है वो ऑटोनॉमस डिवीजन फॉलो कर रही है, तो इसका क्या बेनिफिट है एम्ब्रियो के लिए, या क्यों ऐसा हो रहा है, कोई तो रीजन होगा ऐसा होने के पीछे। अब देखिए आगे चलिए। अब देखिए यदि हम बात करें, देखिए यदि जैसे हम आपको बता दिए कि फाउंडर सेल ये जो कंडीशनल फॉलो करती है ऑटोनॉमस, देखिए कंडीशनल ऑटोनॉमस में आप 2 लाइन का कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए कंडीशन मतलब होता है किसी पर्टिकुलर सेल, कोई मान लीजिए आप सपोज दैट कोई एक सेल है ए है और दूसरी सेल बी है, तो यहाँ क्या होता है, देखिए यदि पर्टिकुलर ए सेल यदि कंडीशनल डिवीजन को फॉलो करेगी तब क्या करेगा, वो ए सेल इन दी प्रेजेंस ऑफ बी सेल के प्रेजेंस में ही वो जो है अपना जो है नेक्स्ट सेल में जाएगा, सी सेल डेवलप करेगा या वहाँ जो अपने आप को जो सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि वहाँ उसको ज़रूरत है कि कंडीशन की ज़रूरत है। वो कंडीशन क्या है, बी सेल का रहना, उसको कंडीशन दिया गया, समझिए बिना कंडीशन को सेल नहीं रह सकती। क्या कंडीशन क्या है, बी सेल को वहाँ रहना तभी वो सेल सर्वाइव करेगी। और ऑटोनॉमस मीन्स क्या होता है, ऑटोनॉमस भाई ऑटोमेटिक है, आप लोग समझते हैं ऑटोनॉमस मीन्स ऑटोमेटिक, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई रहे तब भी ना रहे तब भी। जैसे P1 सेल है, जो P1 सेल आता है वो ऑटोनॉमस डिवीजन फॉलो करता है, इसको किसी सेल की जरूरत नहीं थी। P1 जो P2 में बदलेगा, बाद में P2 जो है P3 में बदलेगा, तो ये जो ऑटोनॉमस फॉलो करता है। अब देखिए अब इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम एक केस स्टडी करते हैं। देखिए आप लोग इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आराम से जो है ये समझ में आया। देखिए इफ आफ्टर फर्स्ट क्लीवेज, ध्यान दीजिए, इफ आफ्टर फर्स्ट क्लीवेज the farmer AB cell and stem cell P1 are separated and allowed to grow independently। देखिए एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता था, आप जो अभी जो रफ पेपर मिलता है, अभी तो ऑनलाइन होने लगा था, रफ पेपर अब आप बनाना शुरू करिए। जैसे क्या था, पहले क्या था, इम्ब्रियो था, इम्ब्रियो के बाद क्या हुआ, इसमें 2 सेल आई, क्या आई 2 सेल, एक जो लार्जर AB सेल आया था और स्मॉलर जो P1 सेल आया था। अब देखिए जब ये हुआ इसके बाद, ये तो फर्स्ट क्लीवेज था। अब देखिए अब इसके बाद जब सेकेंड क्लीवेज स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, जब सेकेंड क्लीवेज स्टार्ट होगा तो यहाँ बोला जा रहा है कि जब सेकेंड क्लीवेज हुआ, देखिए सेपरेट आफ्टर फर्स्ट क्लीवेज फार्मर AB सेल एंड स्टेम सेल P1 को सेपरेट कर दिया गया। फर्स्ट क्लीवेज के बाद इन दोनों सेल को जो है सेपरेट कर दिया गया। समझिए जब फर्स्ट क्लीवेज हो गया, AB सेल P1 सेल को हम सेपरेट कर दिए, मतलब दोनों को अलग कर दिए। तो अब क्या होगा, क्या दोनों सेल सेकेंड डिवीजन करके सरवाइव करेंगी, डिवाइड करेंगी, नहीं करेंगी, हम उसी बात आइए। अब देखिए हम बताए क्या आपको, फाउंडर सेल क्या होता है, जो AB फाउंडर सेल है वो कंडीशनल डिवीजन फॉलो करता है, तो क्या वो डिवाइड करेगी। देखिए इसका आंसर, द फाउंडर AB सेल विल स्टॉप डेवलपिंग, इसका जो डेवलपमेंट रुक जाएगा। जो AB सेल है, जो फाउंडर AB सेल है, फाउंडर AB सेल है, उसका डिवीजन रुक जाएगा, क्योंकि वो क्या करती है, कंडीशनल डिवीजन उसको चाहिए। क्या होता है, वो कंडीशनल जो है कंडीशनल फॉलो करता है AB सेल, तो उसका डिवीजन रुक जाएगा। एंड नॉट प्रोवाइड दिस सेल इट यूजुअली प्रोवाइड, इसके बाद जो भी सेल्स आ रही थी ABA ABP, वो जो सेल्स नहीं आएंगे इन नॉर्मल सर्कल, वाइल दी स्टेम सेल P1 ग्रो नॉर्मली। लेकिन जो P1 सेल है, P1 सेल को हम क्या बताएं, P1 तो ऑटोमेटिक, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ओबियसली वो डिवाइड करेगी, EMAS सेल में डिवाइड करेगी, फिर P2 सेल में डिवाइड करेगी। प्रोवाइड सेल यूजुअली प्रोवाइड, दैट इज फाउंडर इज कंडीशनल वाइल दी स्टेम सेल इज ऑटोनॉमस। तो यह जो देखिए इसको घुमा के भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ जो कंडीशनल और ऑटोनॉमस का हम कॉन्सेप्ट बताए, ये डेवलपमेंट में हर जगह जो है आपको अप्लाई हो सकता है। आपको बस पता होना चाहिए कि कंडीशनल में कंडीशन होता है, यदि उस पर कोई भी पर्टिकुलर सेल हो, यहाँ यदि कोई अनदर सेल है, यदि उस कंडीशन को आप मेंटेन किए तभी वो डिवाइड करेगी या डिवीजन होगा उसमें। यदि पर्टिकुलर कंडीशन नहीं मिलेगा तो वो सेल जो है डिवाइड नहीं करेगी। इसके बाद जो ऑटोमेटिक होता है, जिसमें ऑटोनॉमस डिवीजन होता है, नॉर्मली डिवाइड करेगा, वहाँ आपको जो है कोई कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह यदि हम बात करें जो फाउंडर सेल होती है, फाउंडर सेल क्या होती है, कंडीशनल, इसका एक फार्मूला होता है CDR,
इसको याद रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछा जाता है। जो फाउंडर सेल जो कंडीशनल डिवीजन फॉलो करती हैं, इसका फार्मूला होता है CDR, C फॉर कंडीशनल, D फॉर डिपेंडेंट, R फॉर रेगुलेटिव। कंडीशनल, डिपेंडेंट, रेगुलेटिव मतलब कंडीशनल मतलब कंडीशन मिलेगा तभी, डिपेंडेंट मतलब दूसरे सेल पर डिपेंडेंट होते, रेगुलेटिव मतलब रेगुलेट की जाती हैं दूसरे सेल के द्वारा। इसीलिए जो ये इसका फार्मूला आप याद रखिएगा CDR फाउंडर सेल का। और इसी तरह यदि स्टेम सेल का आप देखेंगे तो स्टेम सेल का जो ऑटोनॉमस डिवीजन फॉलो करता है, इसका होता है फार्मूला AIM। A फॉर ऑटोनॉमस, I फॉर इंडिपेंडेंट, M फॉर मोजेक टाइप। A फॉर ऑटोनॉमस मतलब इसमें ऑटोनॉमस डिवीजन होगा, ऑटोमेटिक सेल फॉलो करेगी, कोई किसी सेल की पर्टिकुलर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ जो I फॉर इंडिपेंडेंट मतलब ये इंडिपेंडेंटली जो डिवाइड करेगी, मोजेक टाइप। अब इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए फेट ऑफ सेल्स की। अभी हम आपको जो फिगर बताएं उसमें आपको दिखा देना चाहते हैं। देखिए दिस इज़ द एंटीरियर साइड, दिस इज पोस्टीरियर साइड। अब क्या हुआ, अब यहाँ इसके बाद देखने के लिए क्या मिलेगा, देखिए पर जो यहाँ हर सेल लाइन का फेट क्या है। देखिए यहाँ क्या पहला क्लीवेज हुआ तो आपको लार्जर फाउंडर AB सेल मिला, स्मॉलर स्टेम सेल P1 मिला। अब यहाँ के बाद आपको जो सेकेंड डिवीजन मिलेगा, क्या मिला आपको, जो सेकेंड जब डिवीजन मिला, सेकेंड डिवीजन हुआ, सेकेंड क्लीवेज, तो वहाँ आपको क्या हुआ, जो लार्जर फाउंडर AB सेल थी उसमें क्या हुआ, लार्जर फाउंडर AB-A सेल्स आई, इसके बाद लार्जर फाउंडर AB-P सेल्स। यहाँ आपको सिमेट्रिक डिवीजन हुआ था, तो दो सेम साइज की जो है सेल्स मिली। और इसके बाद जो स्मॉलर स्टेम सेल P1 है, जो स्मॉलर स्टेम सेल P1 है, वहाँ क्या हुआ, वहाँ आपको जो है एक वहाँ एसिमेट्रिकल डिवीजन हुआ, वहाँ आपको लार्जर फाउंडर EMAS सेल्स मिला। इसके बाद जो है ये स्मॉलर स्टेम सेल P2 मिला। देखिए ये जो पिंक कलर से कलर है ना, ये जो होता है स्टेम सेल के दिखाएगा है। अब इसके बाद यहाँ फर्दर भी डिवीजन होता है। यहाँ फर्दर डिवीजन क्या होता है, जो ABA होता है, देखिए जो ABA सेल है, ABA में ABAL ABAR होती हैं, फिर ABP में डिवीजन हुआ तो ABPL ABPR आती हैं। और जो EMAS है, EMAS डिवाइड करी तो इस पर्टिकुलर EMAS और E में गई। और जो P2 होता है, P2 डिवाइड किया तो P2 P3 और C सेल्स आती हैं। ये इसका पर्टिकुलर जो है फेट ऑफ सेल्स है। अब देखिए यहाँ जो पर्टिकुलर कौन सी सेल्स क्या बनाएंगी उसके बारे में देख लीजिए। नॉर्मली क्या था, जाइगोट था, जाइगोट के बाद पहला क्लीवेज हुआ तो आपको जो लार्जर फाउंडर AB सेल मिली, इसके बाद स्मॉलर स्टेम सेल P1 मिली। देन इसके बाद जब AB सेल, जो AB सेल में सेकेंड क्लीवेज हुआ तो वहाँ आपको ABA सेल्स मिली थी, ABP सेल्स मिली थी। देन फर्दर यदि ABA ABP में जब डिवीजन हुआ तो जो ABA था उसमें आपको ABAL और ABAR आई। यहाँ जो पर्टिकुलर ABAL और ABAR है, इनसे जो आपको फेरिंग्स, हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, फेरिंग्स, हाइपोडर्मिस, न्यूरॉन्स मिलते हैं। और जो ABP सेल्स थी, ABP सेल्स में ABPL और ABPR आई। तो यहाँ जो आपको जो नॉर्मली ABPL और ABPR से हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन्स का जो फॉर्मेशन होता है। अब आइए, अब जो स्टेम सेल P1 था, अब स्टेम सेल P1 डिवीजन पहला इसमें क्या आया था, EMAS लार्जर फाउंडर EMAS सेल और P2 स्टेम सेल आया था। जो EMAS लार्जर फाउंडर EMAS सेल थी, फर्दर उसमें डिवीजन होता है, EMAS सेल्स और E सेल्स बनाती हैं। जो EMAS सेल्स आई, EMAS सेल्स क्या बनाती हैं, उनसे बनती है मसल, फेरिंग्स, गोनट्स, ये सब बनते हैं। और जो E सेल्स आता है, E सेल्स से क्या बनता है, इंटेस्टाइन बनती है। और उसके बाद जो P2 सेल्स बचा था, P2 सेल फिर फर्दर डिवीजन हुआ तो इससे C सेल्स आई और P3 सेल आई। इससे जो C सेल्स आई उससे मसल, हाइपोडर्मिस और 2 न्यूरॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद P3 सेल था, उसमें डिवीजन हुआ तो उसमें आपको D सेल P4 आएगा, D सेल से फर्दर आपको मसल मिलेगा। इसके बाद P4 में फर्दर डिवीजन होता है, या आपको Z2 और Z3 आती हैं जो जर्म लाइन को जो है मेंटेन करती हैं। तो यहाँ आपको ये सब याद रखिएगा, EMAS सेल से मसल, फेरिंग्स, गोनट्स आते हैं और E से इंटेस्टाइन आते हैं। ये सब जो इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में पूछा गया है, ये सब अब पूछा जाता रहता है। अब देखिए, अब हम केस डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम केस इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, जब आप लोग केस ये मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में आपको हो सकता है एग्जाम मिल सकते हैं, तो इसलिए हम ऐसा डिस्कस कर रहे हैं। देखिए केस क्या है, देखिए ध्यान से, आफ्टर सेकेंड क्लीवेज
Normal ABP makes contacts with stem cell and provide hypodermis and neuron, while ABA cells no any contact with stem cell and provides hypodermis, pharynx and neurons. What would happen if the position of ABA and ABP is reversed? So how the ABA makes contact with stem cell but ABP will not? देखिए समझिए यहाँ क्या बोल रहा है, आप समझिए। देखिए यहाँ आपको कंडीशनल ऑटोमेटिक नहीं दिया गया, तो इससे आपको समझना पड़ेगा। देखिए समझना क्या, आफ्टर एबीपी मेक्स कांटेक्ट विथ स्टेम सेल। देखिए एबीपी क्या है, देखिए जो एबीपी क्या है, जो एबीपी नॉर्मल सेल है वो स्टेम सेल से कांटेक्ट की और इसके बाद क्या हुआ, ये क्या इससे बन रहा है, हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन्स बन रहा है। और जो एबी देखिए, और जो एबीए सेल्स हैं, एबीए सेल्स क्या है, एबीए सेल्स नो एनी कांटेक्ट विथ स्टेम सेल। इनका क्या है, स्टेम सेल से कोई कांटेक्ट नहीं है। इनका स्टेम सेल से कांटेक्ट था, इनका नहीं था। इनके जब एबीए सेल का नहीं था तो इससे क्या बना आपको, हाइपोडर्मिस, फेरिंग्स और न्यूरॉन्स बने थे। देखिए व्हाट वुड हैपन इफ द पोजीशन ऑफ एबीए एंड एबीपी इज रिवर्स। क्या होगा यदि आप एबीए सेल्स और एबीपी सेल्स के पोजीशन को आप जो है इंटर एक्सचेंज कर दें, मतलब एबीपी सेल की जगह एबीए को कर दीजिए, एबीए की जगह एबीपी को कर दीजिए। देखिए एबीपी, जो एबीपी था क्या था, ये जो है स्टेम सेल के कांटेक्ट में रहते हुए इसने जो हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन्स बना रहा है, क्योंकि एक कंडीशनल डिवीजन फॉलो कर रहा है। यहाँ इसको एक कंडीशन चाहिए तभी हाइपोडर्मिस न्यूरॉन्स बनेगा, और एबीए जो है यहाँ ऑटोमेटिक गया है, इसको स्टेम सेल के कांटेक्ट में नहीं है फिर भी बना रहा है। जब एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, चेंजेज इन पोजीशन आल्सो चेंज द वे दे आर गोइंग डेवलप, ऑल फाउंडर सेल्स आर कंडीशनल, स्टेम सेल ऑलवेज ऑटोनॉमस। तो बात वही हुआ कि जब आप कंडीशन चेंज कर देंगे, जो आपको रिजल्ट आ रहा वो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट जो है एक्सचेंज हो जाएगा। हमारा ये कहने का मतलब था। अब देखिए, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वल्वा फॉर्मेशन है सी एलिगेंस। सी एलिगेंस के इसमें जो वल्वा फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे कैसे होता है। देखिए पहली बात तो पहले हम वल्वा का लोकेशन देख लेते हैं। वल्वा प्रेजेंट मिड वेंट्रल पोजीशन, मिड वेंट्रली रिस्पॉन्सिबल फॉर एग लेइंग एंड कापुलेशन। जो वल्वा का जो प्रेजेंस होता है आपको जो मिड वेंट्रल पोजीशन मिलेगा, क्या मिलेगा, मिड वेंट्रल पोजीशन पर, और जिसका काम होता है एग लेइंग में जो अपना रोल प्ले करता है और कापुलेशन में रोल प्ले करता है। देखिए ड्यूरिंग लार्वल स्टेज, जब सी एलिगेंस का डेवलपमेंट होते रहता है, जब ये लार्वल स्टेज में होता है, ड्यूरिंग लार्वल स्टेज वन ऑफ द जर्म सेल बिकम द एंकर सेल। उसका जो जर्म सेल हम बताए थे लास्ट में, Z3 Z4 जर्म सेल बिकम द एंकर सेल, उसमें एक जर्म सेल्स जो होती है वो एंकर सेल्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एंकर सेल्स बनाती है। एक उसकी जर्म सेल्स जो होती है वो एंकर सेल्स बनाती है। एंड जस्ट बिलो द एसी एंकर सेल, एसी मतलब एंकर सेल, 11 पी सेल्स आर प्रेजेंट। समझिए यहाँ क्या, लार्वल स्टेज के बाद वहाँ जो एक जर्म सेल था, एक जर्म सेल बचा, वो क्या बनाया, एक एंकर सेल बनाया, और उसी एंकर सेल के पास आपको 11 पी सेल्स और मिलेंगी। क्या मिलेंगी, 11 पी सेल्स। अब देखिए द नॉर्मल फेट ऑफ ऑल पी सेल्स डेवलप हाइपोडर्मिस, बट नॉर्मल फेट क्या होता है, यदि नॉर्मली फेट की बात करें, जो 11 पी सेल्स हैं वो किसमें डेवलप होती हैं, हाइपोडर्मिस में। बट ऐसा होता नहीं, समझिए क्यों नहीं होता। देखिए एक मिनट आप देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो देखिए एंकर सेल, यहाँ देखिए ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म में सी एलिगेंस, यहाँ देखिए स्टार्टिंग जैसे हो जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस, आपको यहाँ एंकर सेल देखने को मिलेगा। देखिए एंकर सेल देखने को मिलेगा, दिस इज द गोनट, और यहाँ जो है जो 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स हैं। देखिए इसी के बारे में बात करते। अब देखिए, अब आइए देखिए, आपको एक पता चल गया, एक एंकर सेल्स हैं, एंकर सेल्स के अलावा क्या है, 11 पी सेल्स हैं जो नॉर्मली हाइपोडर्मिस बनाती हैं। अब देखिए अब होता क्या है, हाउएवर द एंकर सेल रिलीज EGF लाइक मॉलिक्यूल द लिन3 हुज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज स्टेबलाइज्ड। बट होता क्या है, जो एंकर सेल होती है, जो एंकर सेल एक लिन3 मॉलिक्यूल होता है,
वो रिलीज करते हैं, जिसके रिलीज होने से वहाँ उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्टेबलाइज हो जाता है। देखिए अभी फिगर में कंटेंट में हो सकता है आप मैच ना कर पाए, अभी मैच कर लेंगे आप लास्ट में चलते हुए। क्या हुआ, एंकर सेल क्या रिलीज करती हैं, ईजीएफ लाइक मॉलिक्यूल। अभी आप समझते चलिए, एंकर सेल क्या रिलीज करेंगी, ईजीएफ लाइक मॉलिक्यूल रिलीज करेंगी दी लिन-3, जिसका एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्टेबलाइज होता है। क्या होता है, जिसका एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्टेबलाइज होता है। All the P cells have the receptor. All the P cells have the receptor. The lead-23 जो P सेल्स होती है, जो 11 P सेल्स हम बताया, जो एंकर सेल के नीचे जो 11 P सेल्स होती हैं, वहाँ आपको क्या मिलेगा, उस पर्टिकुलर सारे P सेल्स पर आपको एक रिसेप्टर मिलता है lead-23। क्या मिलता है, lead-23 मिलेगा, उसको रिसेप्टर कहते हैं। और जो lead-23 होता क्या, किसका रिसेप्टर होता है, वो होता है लिन-3 का रिसेप्टर। तो ऑब्वियसली लिन-3 से बाइंड करेगा, और क्या करें, वो सब रिसेप्टर क्या किए, टू रिसीव द लिन-3 को जो है रिसीव किया। अब देखिए फिर हुआ क्या, जब जो एंकर सेल क्या की, लिन-3 जो है एक मॉलिक्यूल रिलीज की, उसके बाद जो सारी पी सेल्स हैं सारे पे lead-23 जो रिसेप्टर, जो लिन-3 का रिसेप्टर है, वो क्या किया, सबको रिसीव किया। अब क्या होता है देखिए, बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ लिन-3, देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बिकॉज आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ लिन-3 के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के चलते, क्योंकि देखिए इसका ग्रेडियंट होता है। जैसे देखिए ये एंकर सेल से यहाँ जो एंकर सेल्स जब यहाँ जो लिन-3 रिलीज की, तो यहाँ इसके पास में इसका कंसंट्रेशन जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वो कंसंट्रेशन कम होते जाएगा। तो जो सबसे पास की सेल्स रहती हैं, जो एंकर सेल के सबसे पास की जो सेल्स रहती हैं पी सेल्स, वो ज़्यादा कंसंट्रेशन रिसीव करती हैं, और ओबियसली जो दूर वाली सेल्स होगी उसको बहुत कम कंसंट्रेशन मिलेगा। अब बात समझिए, बिकॉज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ लिन-3 द 6 पी सेल आउट ऑफ 11 सेल, यहाँ जो टोटल 11 सेल प्रेजेंट थी, 11 पी सेल्स प्रेजेंट थी, यहाँ टोटल 11 पी सेल्स जो प्रेजेंट थी, उसमें से सिर्फ 6 सेल क्या हुआ, सिर्फ 6 सेल ही लिन-3 को जो है रिसीव कर पाई। मतलब वहाँ तक उनका ग्रेडियंट पहुँचा लिन-3 का, और वो सेल जो है उससे बाइंड की टू बिकम वल्वल प्रिकर्सर सेल। और यही 11 पी सेल जो है, जितने सेल्स 11 में से 6 सेल जो रिसीव किए हैं, वही 6 पी सेल्स जो होता है वही बाद में बनती हैं वल्वल प्रिकर्सर सेल्स, जिसे VPC बोलते हैं। क्या बनती है, वल्वल प्रिकर्सर सेल, जिसे VPC बोलते हैं। एंड फार्म इक्विवेलेंस ग्रुप, और एक इक्विवेलेंस ग्रुप फार्म करती है। दैट इज ईच एंड एवरी सेल इज कैपेबल ऑफ फार्मिंग द वल्वा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंकर सेल। इक्विवेलेंस ग्रुप का ये मतलब है कि ये जो सारी 6 सेल है, 6 VPC है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ AC जो एंकर सेल है, उनके प्रेजेंस में ये वल्वा फार्मेशन बना सकती हैं, उनके प्रभाव में वल्वा फार्मेशन जो है डेवलप कर सकती हैं। अब देखिए अब क्या होगा, द सेल्स विच रिसीव हायर कंसंट्रेशन ऑफ लिन-3, इसमें जो सेल सबसे हायर कंसंट्रेशन रिसीव की लिन-3 का, वो क्या बनाएगी, वो प्राइमरी VPC बनाएगी, और जो उससे कम रिसीव की वो बिकम दी सेकेंडरी VPC, और जो सबसे कम की रिमेनिंग की वो टर्शियरी VPC बनी। अब देखिए, अब आप फिगर पाइए, देखिए यहाँ से कंसंट्रेशन रिलीज हुआ। अब देखिए जो P सेल्स हैं, जब यहाँ कंसंट्रेशन मिला, अब 6 P सेल, देखिए ये P8 7 6 हम क्यों दिखाया गया, ये 3 4 5 6 7 8, क्योंकि देखिए ये इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ भी P सेल्स थी, यहाँ भी P2 और P1 थी, बट यहाँ क्या हुआ, वो VPC नहीं बना सकी। एंकर सेल के प्रेजेंट में उनको जो लिन-3 मिल नहीं पाया था, इसलिए क्या हुई, वो नहीं बना पाई। तो जो यहाँ 6 सिलेक्टेड सेल थी VPC बनाने के लिए वल्वा प्रिकर्सर, वो ये सेल है P3 से P8 तक। अब देखिए, अब P3 से P8 तक तो ठीक है, 6 सेल आपको मिल गई इन दी 11 सेल में से। अब इन 6 सेल में भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बनेंगे, वो कैसे मिलेंगे, देखिए अब इन 6 में भी देखा जाएगा कि जिसको सबसे ज़्यादा लिन-3 का, हम क्या बताएं आपको इधर, देखिए अभी हम बताएं ना लिन-3 का सबसे ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन, देखिए लिन-3 तो यहाँ से निकल रहा है ना एंकर सेल से, तो लिन-3 का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन तो जो यहाँ जो सेल्स प्रेजेंट है उनको मिलेगा ना।
तो जिसको सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलेगा वो सेल बना दी प्राइमरी वीपीसी, और इसके बाद उनकी थोड़ी सी दूर वाली सेल्स जिनको थोड़ी सी कम मिला उनसे वो बना दी सेकेंडरी वीपीसी, और जो सबसे दूर की सेल्स हो गई जिनको एकदम नहीं मिला वो जो है वो एकदम कम या रिमेनिंग पोर्शन मिला वो बना दी आपको टर्शियरी वीपीसी। तो इस प्रकार जो आपको जो है प्राइमरी वीपीसी, सेकेंडरी वीपीसी और टर्शियरी वीपीसी देखने को मिलेंगी। अब देखिए, ओनली द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फार्म द वल्वा वाइल द टर्शियरी वीपीसी डेवलप इनटू हाइपोडर्मिस। अब यहाँ एक पॉइंट और है, जो प्राइमरी देखिए यहाँ जो वल्वा फार्मेशन प्रोसेस में जाती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी ही जाती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी जाती है, ये जो होता है वो हाइपोडर्मिस बनाती है। अब देखिए, और प्राइमरी क्या होती है, द प्राइमरी वीपीसी इनहिबिट द सेकेंडरी वीपीसी टू बिकम द प्राइमरी एंड थ्रू डेल्टा नाच गाइड देम टू रिमेन इन वीपीसी। अब देखिए, अब ये आप कैसे बताएंगे कि जो प्राइमरी के नेबरिंग सेल सेकेंडरी वीपीसी जो बन रही वो क्यों सेकेंडरी में ही रहेंगी, कोई तो उनके पीछे कुछ होगा मैकेनिज्म, हम उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म पर भी आएंगे, डिस्कस करेंगे। होता क्या है, यहाँ जो प्राइमरी वीपीसी बनी है, जो प्राइमरी वीपीसी बनी है वो प्राइमरी वीपीसी यहाँ जो अपने पड़ोसी जो सेकेंडरी वीपीसी होते हैं उनको इनहिबिट करके रखता कि नहीं भाई तुम्हें प्राइमरी में नहीं आना है, तुम्हें सेकेंडरी में ही रहना है। अब समझ में आ गई बात, उनको पर्टिकुलर सेकेंडरी सेल में ही रहना है। तो इस तरह जो वो सेकेंडरी सेल में ही बनी रहती है। अभी उसके पीछे क्या है हम अभी डिस्कस करेंगे, और वहाँ जो पर्टिकुलर आपको डेल्टा नाच सिग्नलिंग देखने को मिलती है हम अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो अभी यहाँ तक देखिए क्या क्लियर हुआ आपको, जो एंकर सेल गोनड जो एंकर सेल होती हैं, एंकर सेल क्या करती हैं, एंकर सेल रहती है और उसके जस्ट बीनीथ नीचे जो होती है 11 पी सेल्स रहती हैं, यहाँ दिखाया नहीं है 11 पी सेल्स स्टार्टिंग में रहती हैं। जब एंकर सेल से क्या होता है लिन 3 जो रिलीज होता है एंकर सेल से लिन 3, वो लिन 3 का कंसंट्रेशन जिस सेल तक पहुंचेगा वह सेल बनाएंगी वीपीसी, जिसे वल्वा प्रिकर्सर सेल्स बोलते हैं। जो जहां तक नहीं पहुंच पाया वो ऑलरेडी जो फेट था वही डेवलप होंगे। तो यहाँ से जो है आउट ऑफ 11 आपको 6 सेल जो सिलेक्ट हुई। अब उस 6 में भी फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की बात आ गई, तो वो कैसे डिटरमाइन होगा, वो इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म डिपेंड है कि जो एंकर सेल थी वो कितना मात्रा या कितना अमाउंट जो प्राइमरी यहाँ जो अपने नेबरिंग को दे रही है उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा तो जहाँ उसके पास के सेल्स रहेंगे उन्हीं को लिन 3 मिलेगा ना। तो सबसे ज़्यादा जिसको लिन 3 मिला उनको हम प्राइमरी सेल्स बोल दिए, प्राइमरी वीपीसी, और उनके थोड़ा दूर वाली सेल्स को जिनको उनसे कम मिला उसको हम बोल दिए सेकेंडरी वीपीसी, और जिनको बिल्कुल भी एकदम कम मिला या नहीं मिला उनको हम टर्शियरी वीपीसी बोल दिए। और यहाँ जो वल्वा बनाने के लिए जो सेल होती हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी बनाती हैं, और जो टर्शियरी सेल्स होती हैं वो वल्वा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, वो हाइपोडर्मिस बनाती हैं। अब देखिए, अब यहाँ आपको आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए दिस इज एंकर सेल। एंकर सेल क्या हुआ, यहाँ सिग्नल एक्टिवेट्स, ये जो ए कंसंट्रेशन जो दिखाया जा रहा है ना ये लिन 3 का, इसी तरह लिन 3 का कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ लिन 3 का कंसंट्रेशन डेवलप हुआ, देखिए इसके पास की जो सेल थी इसको सबसे ज़्यादा मिला, तो इसने क्या बनाया प्राइमरी या सेंट्रल सेल, हम जितना दिखा रहे हैं उतना देखिए प्राइमरी या सेंट्रल सेल्स बनाई। और यहाँ जो दूर वाली सेल्स थी क्या हुआ, उनको कम कंसंट्रेशन मिला, तो जो सेकेंडरी वीपीसी या जिसे हम लैटरल वीपीसी बोलते हैं वो बना दी। और जो सबसे दूर की थी जहाँ तक नहीं पहुँच पाया वो क्या बना दी, पर्टिकुलर जो हाइपोडर्मिस ही बनाएंगी वो सेल्स, वो हाइपोडर्मिस में ही रह गई। अब समझ में आया, वो हाइपोडर्मिस में रह गई। और यहाँ जो मेन जो है यही प्राइमरी होती है वही वल्वा फॉर्मेशन बनाती है। अब देखिए, अब इसके पीछे का मैकेनिज्म पाइए। देखिए यहाँ आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। दिस इज द एंकर सेल जिसके बारे में बात कर रहे थे, यह जर्म सेल है। जर्म सेल के अंदर आपको एक एंकर सेल है। यहाँ क्या मिला, शुरू में आपको स्टार्टिंग में 11 पी सेल्स मिलेंगी, 11 पी सेल जिसे हम वीपीसी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स बोलते हैं। और जब लिन 3 का कंसंट्रेशन डेवलप हुआ कंसंट्रेशन वाइज, तो उसमें सिर्फ 6 सेल जो सिलेक्ट हो पाई, 6 सेल सिलेक्ट हो पाई फॉर दी वल्वा फॉर्मेशन। तो उसमें जो 6 सेल हो और P3 से P8 P तक हुई, तो उसमें सबसे ज़्यादा जिसको लिन 3 का कंसंट्रेशन मिला
वो जो प्राइमरी बनाई उससे कम मिला, उसको सेकेंडरी बनाई, और जिसको कम मिला या नहीं मिला वो जो है वो टर्शियरी रह गई, जो हाइपोडर्मिस बनाती हैं। अब समझ में आया। और अंत में यही जो प्राइमरी वीपीसी यही जाके अंत में वल्वा फार्मेशन बनाती है, वल्वा का फार्मेशन होता है। तो आपको यहाँ याद क्या करना है, एंकर सेल से क्या निकलता है, लिन 3 का रिसेप्टर जो वीपीसी होता है 11p सेल्स पे होता है उसको लेट 23 बोलते हैं, लेट 23। और ये P3p से P8p याद रखिएगा, P6p जो है इस पोजीशन में जो है आपको वल्वा फार्मेशन के लिए प्राइमरी वीपीसी जो सिलेक्ट की जाती है जिससे वल्वा फार्मेशन होता है। देखिए अब ये जो लिन 3 कैसे, देखिए ये सेकेंडरी वीपीसी है, ये प्राइमरी वीपीसी। अब हम अभी बात किए थे ना कि जो प्राइमरी वीपीसी जो है सेकेंडरी वीपीसी को इनहिबिट करके रखता है कि नहीं भाई तुम्हें प्राइमरी में डेवलप नहीं होना। उससे होता क्या, देखिए जब लिन 3 आया, जब लिन 3 पर्टिकुलर बाइंड किया लेट 23 से जो प्राइमरी वीपीसी प्रेजेंट है, तो क्या हुआ, वो प्राइमरी डेवलप हो गया। जब वो प्राइमरी डेवलप हो गया तो उस सेल पे एक डीएसएल होता है, डीएसएल और लिन 12, ये डेल्टा नाच सब, डीएसएल लिन 12। तो ये क्या किया, प्राइमरी वीपीसी डीएसएल को एक्टिवेट किए। डीएसएल जो है लिन 12, ये डेल्टा नाच सिग्नलिंग होती है। तो डीएसएल और लिन 12 में क्या हुआ, इनमें डेल्टा नाच सिग्नलिंग बनी। जब सिग्नलिंग बन गई तब इसके बाद ए सेल जो वो सेकेंडरी बन जाएगा, और जब सेकेंडरी बन जाएगा तो ये पर्टिकुलर इस मैकेनिज्म को जो इनहिबिट कर देगा जाके कि भाई लेट 23 बाइंड तो किया लेकिन लेट 23 में यहाँ प्राइमरी डेवलप नहीं होगा। क्या हुआ, जो प्राइमरी वीपीसी थी अपने प्राइमरी वीपीसी तो डेवलप हो रही, इसके बाद इसके अलावा इसका क्या हुआ, वो अपने पड़ोसी जो सेकेंडरी वीपीसी उसको इनहिबिट भी कर रही है, उसको इनहिबिट कर रही है कि नहीं तुम्हें प्राइमरी सेल में डेवलपमेंट नहीं आना है। और जिस पर्टिकुलर सेल में लिन 12 एक्टिवेट हो गया वह सेल जो है सेकेंडरी वीपीसी बनाएंगे। तो लिन 12, अब आप सोचेंगे नहीं लिन 3 तो उसी टाइम मिला, नहीं, जिसको सबसे ज़्यादा मिलेगा वो पहले एक्टिवेट होगा। तो जो प्राइमरी थी उसको सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन मिला तो वो सेल जो पहले एक्टिवेट हो गई, और पहले जो है डीएसएल एक्टिवेट की, डीएसएल लिन 12 एक्टिवेट करवा दी, लिन 12 एक्टिवेट हुआ तो सेकेंडरी में डेवलप हो गई। और उसके बाद जब तक सिग्नल आएगा सेकेंडरी के बाद ये जाके इनहिबिट कर देगा, प्राइमरी में डेवलप नहीं होना है। अब देखिए, अब इस पे कुछ केस है, उसके अब केस पे आइए तब आपको अच्छे समझ में आए। देखिए, इफ द एंकर सेल इज डिस्ट्रॉयड आर एंकर सेल स्टिमुलेशन टू द पी सेल इज ब्लॉक्ड आर लिन 3 इनहिबिटर यूज्ड। इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन है कि एंकर सेल, देखिए एंकर सेल जो था उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, आर एंकर सेल का जो स्टिमुलेशन था, एंकर सेल जो पी सेल को स्टिमुलेट कर रही थी वो ब्लॉक कर दिया जाए, और लिन 3 का इनहिबिटर यूज कर दिया जाए। या जो लिन 3 जो जा रहा है एंकर सेल से जो लिन 3 निकला इसका जो है हम इनहिबिटर यूज कर दे तो उस समय क्या होगा, पहला समझिए, जब एंकर सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपको लिन 3 मिलेगा, लिन 3 नहीं मिलेगा। जब लिन 3 नहीं मिलेगा तो 11p सेल जो है वो वल्वल प्रिकर्सर सेल में जो है डेवलप नहीं हो पाएंगी, इस केस में आपको नहीं मिलेगा। और इसके बाद जब स्टिमुलेशन भी ब्लॉक करेंगे तब भी 11p सेल जो कन्वर्ट ही नहीं हो पाएंगे, उस केस में भी नहीं मिलेगा। यदि कन्वर्ट हो गए लिन 3 को ही आप इनहिबिट कर दीजिए, जब लिन 3 को भी इनहिबिट करेंगे तो जाके बाइंड ही नहीं करेगा पी सेल से, जब बाइंड ही नहीं करेगा तो इन सारे केस में आपको नो वल्वा फार्मेशन, किसी प्रकार कोई वल्वा फार्मेशन नहीं मिलेगा, नो वीपीसी कोई वल्वल प्रिकर्सर सेल नहीं मिले, बिकॉज बाई लिन 3 वीपीसी फार्म, क्योंकि लिन 3 के ही हेल्प से आपको वीपीसी जो है बनती हैं। ऑल दी पी सेल डेवलप इनटू हाइपोडर्मिस, और फिर फेट क्या होगा, ये जो सारी पी सेल्स हैं ये जो है हाइपोडर्मिस में डेवलप हो जाएंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, अब दूसरा एक अनेदर केस, इसमें क्या करा सुनिए, ऑल दी जर्म सेल्स आर डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट द एंकर सेल। यदि सारी जर्म सेल डिस्ट्रॉय हो जाए एक्सेप्ट एंकर सेल के, उस केस में आपको वल्वा फार्मेशन होगा क्योंकि एंकर सेल ही करवाती है। और केस 3 में क्या, ऑल दी टर्शियरी वीपीसी आर डिस्ट्रॉयड। यदि टर्शियरी वीपीसी को आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए सारी को, तो जब टर्शियरी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी बनी है वो जो है वल्वा ऑलरेडी फार्मेशन करवाएंगी वो।
इसके बाद यदि केस 4 में एक इफ़ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी VPC डिस्ट्रॉय, यदि प्राइमरी को आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, सेकेंडरी को डिस्ट्रॉय कर देते, यदि प्राइमरी सेकेंडरी को डिस्ट्रॉय करेंगे तो वहाँ जो रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग टर्शियरी VPC है ना, वुड बिकम प्राइमरी एंड सेकेंडरी वुड फार्म उल्वा। यदि आप प्राइमरी और सेकेंडरी को डिस्ट्रॉय करें तो जो टर्शियरी जो VPC है, टर्शियरी VPC ऑलरेडी जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी जो है VPC बना के वो जो वल्वा का फॉर्मेशन करेगी। और इसी तरह अनदर केस है, इफ़ द पोजीशन ऑफ एंकर सेल फिजिकली मूव इंटीरियरली और पोस्टीरियरली, यदि एंकर सेल का पोजीशन, क्या एंकर सेल का जो पोजीशन आपको इंटीरियर साइड मूव करवा दीजिए या पोस्टीरियर साइड मूव करवा दीजिए, उस केस में क्या होगा, द वल्वा फॉर्मेशन अकर्स बट द पोजीशन विल चेंज अकॉर्डिंगली एज पर चेंज इन पोजीशन ऑफ एंकर सेल। आप फिजिकली मूव करेंगे एंकर सेल को तो फिर भी वल्वा डेवलप होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है आप कहाँ लेके जा रहे हैं, एंकर सेल को आप कहाँ लेके जा रहे हैं वहाँ जो है डेवलप होगा वल्वा। और एक अनदर केस देखिए, इफ द लेटरल इनहिबिशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी VPC ब्लॉक, यदि लेटरल जो हम बताए DSL लीन 12 को बताए, जो DSL लीन 12 को हम बताए हैं, जो DSL और लीन 12 को हम बताए हैं, लीन 12 को वही जो लीन 12 को बता रहे हैं उसको यदि ब्लॉक कर देंगे क्या होगा, सेकेंडरी VPC बिकम प्राइमरी, जो सेकेंडरी सी वो प्राइमरी बन जाएगी, और जब प्राइमरी बन जाएगी, जब एक से ज़्यादा प्राइमरी होंगी तो एक से ज़्यादा वल्वा फॉर्मेशन होगा, वही केस वल्वा फॉर्मेशन उड़ाकर मल्टीपल वल्वा फॉर्मेशन उस केस में आपको मिलेगा। कुछ अनदर इसके बारे में कुछ फैक्ट है C. elegans के, उसके बारे में आपको बता देना चाहते हैं, ऐसे माइंड में रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखिए, द एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन इन C. elegans इज बिकॉज ऑफ मैटरनल जीन पार। वो जो एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल की बात बोल रहे थे ना, वो एक पार जीन्स होता है जिसे हम पार्टीशन डिफेक्टिव जीन्स बोलते हैं, उसके कारण होता है। एंड होमोलागस ऑफ दिस जीन इन इंसेक्ट, और इस जीन का इंसेक्ट में होमोलागस जीन जैसे ड्रासोफिला, और इन ह्यूमन में बात करें तो उसे हम बोलते हैं नंब जीन। क्या बोलते हैं? नंब जीन। तो पार जीन का होमोलागस जीन, इंसेक्ट या ह्यूमन में बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं नंब जीन। ईच एंड एवरी स्टेज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ C. elegans इज रेगुलेटेड बाय पार्टिकुलर सेट ऑफ जीन एज एक्सप्रेशन ऑफ लेट 7 ओनली अकर्स ड्यूरिंग द एडल्ट स्टेज। देखिए, अब तो जब डिवीजन होने लगा तो वहाँ किस कंपार्टमेंट्स में कौन सा उसका आर्गन फॉर्मेशन होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ लेट 7 का एक्सप्रेशन कितना है। लेट 7 ही डिफाइन करता है कहाँ किस पोजीशन पर क्या डेवलप होना है। जैसे देखिए यहाँ L1 मीन्स लार्वल स्टेज को शो किया गया, L1, L2, L3, L4 और एडल्ट। इस डायरेक्शन आप बढ़ेंगे तो अब टाइम बढ़ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। देखिए, यदि लार्वल 1 में हम बात करें तो लार्वल 1 में ग्रीन वाला देख रहे हैं, ग्रीन को लिन 4 बोलते हैं। लार्वल स्टेज में आपको जो लिन 4 का कंसंट्रेशन लार्वल 1 में सबसे कम मिलेगा, इसके बाद उसका कंसंट्रेशन लार्वल 2, 3, 4 एडल्ट में सेम मिलता है, हायर। और लार्वल 1 में सबसे हायर किसका मिलता है? तो सबसे हायर मिलता है लिन 12, लिन 14 का। लिन 14 का सबसे हायर मिलेगा जो लार्वल 1 में ही हाई रहता है। यहाँ देखिए लिन 41 भी, इसका कंसंट्रेशन लार्वल स्टेज सारे में हाई रहता है, लेकिन सिर्फ यूनिक पूछा जाए कि नहीं लार्वल 1 में ही किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है तो वो होता है लिन 14 का। अब देखिए इसी तरह यदि हम लार्वल 2 में जाए तो लार्वल 2 में देखिए लिन 14 का धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और लार्वल 2 में बढ़ किसका रहा है? लिन 4 का बढ़ रहा है। लिन 4 का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है, और लिन 14 का भी। और दिस इज द सो द लार्वल 3 स्टेज। इसी तरह आप इसे मैच कर लिया। और एडल्ट में आप देखेंगे तो एडल्ट में आपको लिन 14 का कंसंट्रेशन सबसे कम हो जाएगा, और लेट 7 कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो लार्वल स्टेज में पूछा जाए कि सबसे कम किसका कंसंट्रेशन रहता है, तो वो है लेट 7 का, जो एडल्ट आने पर उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। और लार्वल स्टेज में सबसे अधिक कंसंट्रेशन किसका होता है सारे लार्वल स्टेज में, तो वो होता है लिन 41, जो एडल्ट आने पर जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसको आप जो रिवाइज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए, इफ़ देयर इज मैनिपुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन लाइक, यदि आप देखिए यदि इनमें हम कुछ जीन मैनिपुलेशन करते हैं तो क्या होगा? एक्सप्रेशन ऑफ लेट 7 ड्यूरिंग लार्वल स्टेज। यदि आप लेट 7 हम क्या बताएं, देखिए
ये क्या करा है, लेट 7 का एक्सप्रेशन यदि लार्वल स्टेज में क्या करें, यदि आप ज़्यादा कर देते हैं तो लेट 7 का कंसंट्रेशन ज़्यादा कब होता है, एडल्ट स्टेज में। यदि आप लार्वल स्टेज में कर देंगे तो क्या होगा, लार्वल स्टेज में ही आपको जो है एडल्ट का फिनोटाइप दिखने लगेगा। और इफ एनी एक्सप्रेशन ऑफ लिन 14 ड्यूरिंग एडल्ट फेज, यदि लिन 14 क्या होता है, लिन 14 किसके लिए होता है, लार्वा के लिए होता है। यदि लिन 14 को आप एडल्ट में बढ़ा देंगे एक्सप्रेशन, तो जो एडल्ट क्या होंगे, एडल्ट में आपको जो है एक्सप्रेशन ऑफ L1 फिनोटाइप ड्यूरिंग एडल्ट फेज, आपको जो है लार्वल का फिनोटाइप्स आपको एडल्ट में देखने को मिलेगा। सब देख लीजिएगा। सो दिस इज द ऑल अबाउट द सी एलिगेंस डेवलपमेंट। तो आप हमारे सारे वीडियो को देखते रहिए, हम अभी करके डेवलपमेंट के सारे एक एक करके जो है हम आपको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।